नमस्कार, मैं हेमंत। आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए संसद में मोशन लाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी में है। 6 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस पेश किया गया था। कुल 193 सांसदों ने इस मोशन पर साइन किए थे। जरूरत सिर्फ 150 साइन की होती है, लेकिन फिर भी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन दोनों ने ही नोटिस को खारिज कर दिया है। अब कोई जांच नहीं होगी। राज्यसभा स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बात तो यह है कि रद्द कर दिया गया, ठीक है, आपके पास पावर है, आपने इस्तेमाल कर ली, लेकिन रद्द करने की कोई वजह नहीं बताई गई। राज्यसभा में पेश करते वक्त 63 सांसदों के साइन मौजूद थे उस पर। लोकसभा में पेश करते वक्त 130 सांसदों ने साइन किए थे। अगर 193 सांसद इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब है देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में, हमारे में बहुत गहरी खामियां मौजूद हैं। आप भले ही नोटिस को खारिज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इंपीचमेंट पेश करना ही अपने आप में दर्शाता है कि बड़े बड़े पदों पर बैठी ताकतें अपनी ताकत का इस्तेमाल दमन के लिए ही कर रही हैं। आप 2023 के उस नए कानून को देखिए जिसके सेक्शन 16 ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ऐसी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दे दी है कि उनके खिलाफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के नाम पर इलेक्शन कमीशन ने पूरे बंगाल के सिस्टम को उथल पुथल कर दिया है। 91 लाख वोट काट दिए गए हैं। 90.66 लाख वोटर नेम्स हैव बीन डिलीटेड इन वेस्ट बंगाल। 193 थानों के इंचार्ज, ओसी और आईसी एक झटके में बदल दिए गए। राज्य के सबसे बड़े अधिकारियों को जैसे चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 21 से ज्यादा टॉप आईएएस आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। जहां ज्ञानेश कुमार खुद सवालों के घेरे में हैं, वहीं उनके निर्देश पर 4 चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड तक कर दिया गया क्योंकि उन पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का आरोप था। ये तो वही बात हो गई कि जो खुद कांच के घर में बैठा है वो दूसरों पर पत्थर फेंक रहा है। आरोप तो ज्ञानेश कुमार पर भी थे, लेकिन जांच तक नहीं बैठाई गई और इस मोशन को खारिज कर दिया गया। आज ही जब ये फैसला आया है कि इंपीचमेंट मोशन खारिज हो गया है, तब एक और फैसला तमिलनाडु से आया है। 9 पुलिसकर्मियों को डेथ पेनल्टी दे दी गई है क्योंकि उनकी कस्टडी में मौत हो गई थी। उनका कसूर था तो उन्हें सजा मिली, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं उनके खिलाफ तो जांच भी ठीक से नहीं बैठ पा रही। क्या कानून और कानून की जांच सबके लिए बराबर नहीं है? जरा सोचिए, अगर ज्ञानेश कुमार जब आईएएस अफसर थे उस दौरान उनके खिलाफ ऐसी चार्जशीट फाइल की गई होती जैसी इंपीचमेंट में की गई थी संसद में, तो ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1969 के तहत उन पर इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती कि उनकी रूह कांप जाती। उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जांच को प्रभावित न कर सकें। उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जा सकता था या जबरन रिटायर किया जा सकता था। लेकिन आज वो इतने बड़े पद पर हैं, अब वो सिर्फ आईएएस नहीं है, वो इतने बड़े पद पर हैं जहां से किसी की राज्य की सरकार को बदलवाने के लिए चुनाव कराने की क्षमता रखते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है, आखिर क्यों ज्ञानेश कुमार को हटाना चाहते थे 193 सांसद? ज्ञानेश कुमार पर कौन से 7 आरोप लगाए गए थे? इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस क्या था या क्या है? नोटिस खारिज होने के बाद विपक्ष का अगला दांव क्या हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन कमिश्नर जिसके पास देश भर में हर तरीके से चुनाव निष्पक्षता से कराने का जिम्मा होता है, उसी पे अब लोगों का भरोसा नहीं रहा है। लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन ने जजेस एक्ट 1968 की धारा 3 के तहत मिली ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस नोटिस को मानने से आज इनकार कर दिया। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की धारा 3 वही कानून है जो तय करती है कि संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे बड़े बड़े लोगों को उनके पद से हटाने का प्रोसेस क्या होगा। अगर किसी जज या इलेक्शन कमिश्नर पर आरोप लगता है तो इस धारा के तहत जांच की जाती है। इसकी शुरुआत तब होती है जब संसद के सदस्य एक नोटिस देते हैं जो दिया गया था। अगर लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य किसी जज को हटाने का प्रस्ताव देते हैं या किसी इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रस्ताव देते हैं तो मामला स्पीकर या चेयरमैन के पास जाता है। और दोनों सदनों में ऐसा हुआ भी है। लोकसभा में 100 चाहिए थे, 103 साइन हो चुके थे। राज्यसभा में 50 चाहिए थे, 63 हो चुके थे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के ऊपर होता है कि वो प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। जब संख्या पूरी हो जाए तो कायदे में तो स्वीकार कर लेना चाहिए, यही हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है। लेकिन दोनों सदनों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अगर स्वीकार करते तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज, किसी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस और एक कानून का जानकार मिलकर एक कमेटी बनाते। फिर ये कमेटी आरोपों की तहकीकात करती और गवाहों को बुलाती और अपनी रिपोर्ट आखिर में सौंप देती। लेकिन कमेटी बनाने देने की नौबत ही नहीं आने दी गई। किस बात का डर था? अगर इलेक्शन कमिश्नर बेगुनाह थे तो किस बात का डर था?
रिपोर्ट में गलत साबित हो जाते, अगर वो बेगुनाह थे तो कमेटी तो बननी जाती कम से कम। अगर आरोप सही हो जाते तब भी संसद में वोटिंग की जाती। हर सदन में टोटल मेंबरशिप का बहुमत होना चाहिए और जो सदस्य वोटिंग के वक्त मौजूद हैं उनमें से 2/3 का सपोर्ट चाहिए, तब जाकर के हटाया जा सकता है। मतलब दोनों सदनों को अलग अलग ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। दोनों जगह पास होने के बाद मामला राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति फिर फॉर्मल ऑर्डर जारी करके सीईसी को हटा देते हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब विपक्षी सांसद बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा संसद का मजाक उड़ा रही है। हमने पूरे साइन करके दिए, जितने चाहिए तो उससे ज्यादा करके दिए, फिर भी नोटिस को नहीं माना गया। सागर का घोष ने कहा कि एक डिटेल नोटिस दिया गया था जिसमें सीईसी की मिसकंडक्ट के एग्जैक्ट रूल्स और फैक्चुअल एग्जांपल्स थे। जवाब में इंपीचमेंट नोटिस को बस 2 लाइन में रिजेक्ट कर दिया गया, कोई वजह नहीं बताई गई। जयराम रमेश ने जगदीप धनखड़ का जिक्र करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि आखिरी चेयरमैन का क्या हुआ था, जिसने विपक्ष के एमपीज द्वारा लाए गए पिटीशन को स्वीकार कर लिया था। जयराम नरेश का इशारा साफ था, वो उस डर का जिक्र कर रहे थे जो आज अफसरों के अंदर है, नेताओं के अंदर है और पत्रकारों के अंदर भी है। 10 पन्नों का था इंपीचमेंट मोशन और उसमें ज्ञानेश कुमार पर 7 गंभीर आरोप लगाए गए थे। पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप था, अलग अलग राज्यों में लाखों वोटर्स को वोटर लिस्ट से गायब करने का आरोप था। विपक्ष ने एसआईआर को उन वोटरों को सिस्टमैटिकली हटाने का तरीका बताया था जो विपक्ष का वोट बैंक माना जाता है, उसी पर हमला किया जा रहा था, ऐसा विपक्ष ने कहा था। नोटिस में यह भी लिखा गया था कि उन्होंने एसआईआर को पिछले चुनावों में जैसे बिहार में और आने वाले चुनावों में जैसे पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हैंडल किया, वो भी सब कुछ सवालों के घेरे में था। ये पूरा इंपीचमेंट नोटिस टीएमसी की अगुवाई में लाया गया था दरअसल। अब सवाल ये उठ रहा है कि नोटिस रिजेक्ट होने के बाद विपक्ष आगे क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से विकल्प हैं लेकिन बहुत सीमित हैं। विपक्ष लोकसभा में दोबारा मोशन फाइल कर सकता है। स्पीकर को फिर से फैसला करना पड़ेगा कि नोटिस को एडमिट करें या फिर ठुकरा दें। ठुकरा ही देंगे, क्योंकि दोनों सदनों में मोशन अलग अलग ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। वो कोर्ट में पिटीशन दायर करके ज्ञानेश कुमार पर मोरल प्रेशर बना सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ पिटीशन चली तो खुद ही पद से हट जाएं वो। अब 2018 में कांग्रेस ने तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के इंपीचमेंट नोटिस को तब के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा रिजेक्ट करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। कपिल सिब्बल, जो खुद इंपीचमेंट नोटिस पर साइन करने वालों में शामिल थे, उन्होंने कोर्ट में अर्जेंट लिसनिंग की मांग भी की थी। तो ये कुछ सारे तरीके हो सकते हैं, हालांकि तरीके सीमित हैं और ताकत विपक्ष के पास उतनी है नहीं, है भी तो उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार के सारे कामों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो संविधान की आत्मा और नैतिकता पर हमला हुआ लगता है। आर्टिकल 324 जो चुनाव आयोग की ड्यूटी बताता है, उसे तोड़ मरोड़ कर न्यूट्रलिटी की जगह कंट्रोल का हथियार बना दिया गया है। जो संस्था निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनी थी, वो अब सत्ता के इशारे पर काम कर रही है। आर्टिकल 14 जो सबको बराबरी का हक देता है, उसका भी खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। मनमाना रवैया, सेलेक्टिव एनफोर्समेंट, एक तरफ कुछ को बचाया जा रहा है तो दूसरी तरफ लाखों वोटर्स को बिना वजह वोटिंग लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। आर्टिकल 19 के सब क्लॉजेज में जो स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी देते हैं, वो भी कमजोर पड़ रहे हैं। वोटर के संवैधानिक हक को छीना जा रहा है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांतों को इंस्टीट्यूशनल बायस से कमजोर किया जा रहा है। इंपीचमेंट मोशन भले ही अभी एडमिट नहीं हुआ हो, लेकिन सिंबॉलिकली ये बात साफ हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके चीफ अब वी द पीपल के 2/3 हिस्से का विश्वास खो चुके हैं। उन्हें तो इस पद पर 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए था, खुद को रेस्क्यू कर लेना चाहिए था, खासकर उन 4 राज्य विधानसभाओं और 1 यूनियन टेरिटरी के चुनावों से, जहां ज्यादातर अपोजिशन पार्टीज का राज है और जिनके एमपीज ने इंपीचमेंट मोशन पर साइन किए हैं। इंपीचमेंट लाना ही यह दर्शाता है कि सीईसी ने मोरल अथॉरिटी खो दी है। वो फॉर्मल पावर का इस्तेमाल करके जनता पर राज कैसे कर सकते हैं? क्या एक व्यक्ति जो नैतिक रूप से दिवालिया हो चुका है अभी भी लाखों करोड़ों वोटर्स के भविष्य का फैसला कर सकता है? अगर ऐसा है तो गलत है। न्यूज लॉन्ड्री ने हाल ही में एक ग्रुप इन्वेस्टिगेटिव पीस निकाला है जिसका टाइटल है ज्ञानेश कुमार, द मेकिंग ऑफ इंडियाज डिविजिव चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आर्टिकल में यह साफ लिखा है कि ज्ञानेश कुमार चुपचाप आर्टिकल 370 हटाने के एग्जीक्यूटर रहे, राम मंदिर ट्रस्ट के आर्किटेक्ट रहे और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनकर करोड़ों वोटर्स को वोटर रोल से डिलीट कर रहे हैं।
पूरी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो बताती है कि अपनी पूरी आईएएस करियर में ज्ञानेश कुमार हमेशा सत्ता के एजेंडे का शांत एग्जीक्यूटर रहे हैं। राजनीतिक मालिकों का हुक्म बिना किसी हिचक के पूरा करते रहे हैं। असल में अथॉरिटी दो तरह की होती है, एक फॉर्मल अथॉरिटी जो पद, रैंक या चुनाव के जरिए मिलती है, दूसरी मोरल अथॉरिटी जो इंसान को अपनी हरकतों से लोगों के साथ विश्वास बनाने से मिलती है। फॉर्मल अथॉरिटी तो जन्म से या नौकरी से मिल सकती है, लेकिन मोरल अथॉरिटी रोज कमानी पड़ती है। ज्ञानेश कुमार ने मोरल अथॉरिटी पूरी तरह खो दी है, फिर भी वो फॉर्मल अथॉरिटी के सहारे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब आप ही बताइए, क्या इंपीचमेंट मोशन पर कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी? क्या जांच नहीं होनी चाहिए थी? वीडियो को शेयर कर दीजिए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।